पुलिस गौर करते हैं कि उस धुएं से ह्यूमन फ्लैश की जलने की बू आ रही है, जिससे मीडिया इस केस में दे फैमिली के अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप होने का दावा करता है। उसके माँ को ये शक था कि शायद पार्थो इम्पोर्टेंट था। उसकी बहन की डेड बॉडी पे पहले तो कीड़े आना शुरू करते हैं। वो अपने बहन की डेड बॉडी के साथ सेक्स करता था। जून 2015 कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उस दिन रात को उतना रश नहीं था। पुलिस वाले अपने अपने काम पे बिजी थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आता है। पुलिस वाले उस फोन कॉल को पिकअप करते हैं और सामने से एक आदमी कहता है कि सर 3 नंबर रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर पे शायद आग लग गई है और घर के अंदर से काला धुआं निकल रहा है। ये सुनते ही पुलिस वाले सीधा उस घर के सामने पहुंचते हैं। घर के सामने एक मेन गेट था। पुलिस वाले उससे अंदर घुसते हैं और सामने लॉन को पार करके घर के मेन गेट के सामने पहुंचते हैं और वहां पे जाके पुलिस वाले घर की डोरबेल बजाते हैं। कई बार डोरबेल को बजाने के बाद अंदर से करीब 40 साल का एक आदमी आके दरवाजे को खोलता है। पुलिस इस आदमी को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से देख रहा था। इस आदमी के कपड़े एकदम मैले थे और हाथों के नाखून और बाल बहुत ही लंबे लंबे थे, जिसमें से गंदगी साफ नजर आ रही थी। पुलिस वाले अब उससे उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम पार्थो दे बताता है। अब पुलिस उससे उसके घर के अंदर से आ रहे धुएं के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। पुलिस उस घर के अंदर घुसते हैं और नोटिस करते हैं कि घर के एक बाथरूम के अंदर से वो धुआं निकल रहा है। पुलिस उस बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस गौर करते हैं कि उस धुएं से ह्यूमन फ्लैश की जलने की बू आ रही है। पुलिस अब सीधा उस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देते हैं और उनको मिलता है एक जलता हुआ डेड बॉडी। अब पार्थो को पूछने पे ये पता चलता है कि ये डेड बॉडी उसके फादर औरोबिंदो दे की है, जिसने सुसाइड किया है। पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसपे ये साफ साफ लिखा था कि मैं खुद अपने मर्जी से सुसाइड कर रहा हूँ और मेरे मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। गुड बाय पार्थो, लव यू। अब पुलिस फॉरेंसिक और एम्बुलेंस वालों को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस के वहां पे पहुंचते ही औरोबिंदो दे की बॉडी को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस पार्थो से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पार्थो कुछ सही से बता नहीं रहा था। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। पुलिस को भी लगा शायद पार्थो की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उन्हें लगा कि अगर पार्थो इमोशन में आके खुद अपने साथ कुछ कर ले तो, या फिर अगर उसने कुछ किया हो और अगर वो भाग जाए तो। पुलिस पार्थो को अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेके आते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे पुलिस वालों के लिए क्या वेट कर रहा है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी वो चुप करके बैठा हुआ था। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। फिर एक पुलिस वाला पार्थो के पास आके बैठता है और पार्थो से कहता है कि तुम मुझे अपना भाई समझ सकते हो और मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पार्थो ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया शायद वो कानून की नजर में एक क्राइम है, लेकिन मैं अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसी प्यार के लिए सब कुछ किया है। इसके बाद पार्थो ने पुलिस वालों से जो कुछ भी कहा उससे पुलिस वालों की रूह कांपने लगी और
यही से शुरुआत हुआ कोलकाता के मोस्ट इनफेमस एंड हॉरिफाइंग केस हाउस ऑफ स्केलेटन्स की। Hi, this is Ekta Banerjee. You are watching The Banerjee Diary. Let's dive into the world of dark mystery. हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जब औरोबिंदो दे अपने बैंगलोर के जॉब से रिटायर करते हैं और अपनी पत्नी आरती, बेटी देवजानी और बेटा पार्थो को लेके 3 नंबर रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले अपने पुरखों के घर पे रहने लग जाते हैं। सिंपल से दिखने वाले इस फैमिली में कुछ तो अजीब था। ये ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे या फिर आस पड़ोस के नेबर में भी इनका कोई दोस्त नहीं था। ये हमेशा अपने में ही रहते थे। आरती दे को पसंद नहीं था कि उनके बच्चे ज्यादा किसी से घुले मिले या फिर दोस्त बनाए। वो अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी। पार्थो और देवजानी इसी वजह से एक सीक्रेट एनवायरनमेंट में बड़े होने लगे। कुछ सालों के बाद देवजानी और पार्थो दोनों ही कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं और दोनों ही अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी देवजानी कोलकाता के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर का काम चुनती है और लोगों का कहना था कि वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है। म्यूजिक मानो उसके दिल में बसता हो। वही पार्थो आईटी में अपने करियर की शुरुआत करता है। पहले तो कुछ दिनों तक उसने कोलकाता के एक कंपनी में काम किया, फिर उसके बाद उसको बैंगलोर के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से ऑफर आया और उसने वहीं पे ज्वाइन किया। टीसीएस के प्रोजेक्ट को लेके कुछ दिनों तक वो यूनाइटेड स्टेट में भी रहा। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। They might look like a perfect happy family. मानो या ना मानो, इस फैमिली के अंदर कुछ तो अजीब था। 2005 में ब्रेस्ट कैंसर से लड़ते हुए आरती दे की मौत हो जाती है। जब आरती दे की मौत होती है तब पार्थो यूनाइटेड स्टेट में ही था। वो अपने माँ के लास्ट राइड के लिए भी वापस नहीं आया। वो वापस तो आया लेकिन कुछ दिनों के बाद। इसके बाद 2007 में आरती दे के मौत के ठीक 2 साल बाद किसी अनजान रीजन से देवजानी और पार्थो अपने अपनी नौकरी से रिजाइन कर देते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मानो वो अपने माँ के मौत के बाद लोगों से और दूर जाने लगे। इसमें आरती दे ही एक ऐसी कड़ी थी जो इस फैमिली को जोड़ के रखती थी। उनके जाने के बाद ये फैमिली पूरी तरीके से बिखर गई। इसके बाद किसी को भी नहीं पता था कि 3 नंबर रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर पे क्या चल रहा है। 10 जून 2015 की रात को जब पुलिस उस घर पे पहुंची तब उनको सिर्फ औरोबिंदो दे की जली हुई बॉडी और पार्थो दिखे थे। तो फिर देवजानी गई तो गई कहाँ? पुलिस को तो अब तक ये मालूम नहीं था कि औरोबिंदो दे की एक बेटी भी है जो उसी घर में रहती है। पार्थो को जब पुलिस स्टेशन ले जाके पूछताछ किया जा रहा था तब वो पुलिस को बार बार ये बता रही थी कि उसका मरी हुई बहन उसके लिए घर पे इंतजार कर रहा है। पुलिस को लगा या तो फिर वो बहुत ज्यादा शॉक में है या फिर डेफिनेटली वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पार्थो टूटने लगा और पुलिस को देवजानी के बारे में सब कुछ बताने लगा, जिसे सुन के पुलिस शॉक हो गए। पार्थो ने पुलिस से कहा कि उसके बहन यानी कि देवजानी की 6 महीने पहले ही डेथ हो चुका है और वो उसके बहन के डेड बॉडी के साथ एक ही रूम में रहता है। I mean, can you imagine
एक डेड बॉडी के साथ एक ही रूम में रहना। पार्थो ने पुलिस से कहा कि उसकी माँ के जाने के बाद उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं था। वो लोग आरती के मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देवजानी और भी ज्यादा डिप्रेशन में तब गई जब 2014 के अगस्त में उसके दोनों पेट डॉग्स की डेथ हो गई। पहले तो वो लोग आपस में बात कर ही नहीं रहे थे, अब पूरी तरीके से वो लोग अलग हो गए। देवजानी को लगा उनके घर में जो कुछ भी ठीक नहीं है उसे ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, और वो है फास्टिंग के थ्रू भगवान को खुश करना। और देवजानी ने ऐसा ही किया। लगभग अगस्त से अक्टूबर के एंड तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसके बाद अक्टूबर के एंड में उसने पानी पीना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला भी दिसंबर के एंड तक चला। पार्थो के मुताबिक उसने कई बार देवजानी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद 25 दिसंबर 2014 को देवजानी फिर से खाना खाना शुरू करती है, लेकिन इतने महीनों तक ना खाने की वजह से खाने का उसके बॉडी पे उल्टा रिएक्शन शुरू होता है। देवजानी की हालत और खराब होने लगती है 28 दिसंबर 2014 को, और आखिरकार देवजानी अपना दम तोड़ देती है। पार्थो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके माँ के जाने के बाद अब उसकी बहन भी उसको छोड़ के चली गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो इसी वजह से उसने अपनी बहन की डेड बॉडी को अपने ही पास रख दिया। उधर दूसरी तरफ औरोबिंदो दे को मार्च 2015 तक ये पता ही नहीं था कि उनकी बेटी देवजानी की मौत हो चुकी है। फिर जब औरोबिंदो दे पार्थो से देवजानी के बारे में पूछने लगे तो वो उन्हें इग्नोर करता था। और एक दिन जब पार्थो घर पे नहीं था तब औरोबिंदो पार्थो के कमरे में गए और दरवाजे को खोला तो उनके सामने था देवजानी की डेड बॉडी। अपनी बेटी के मौत से वो पूरी तरीके से अंदर से टूट गए। उन्होंने पार्थो से कहा देवजानी को क्रीमेट करने के लिए, ताकि देवजानी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन पार्थो वो औरोबिंदो दे को ये समझाता है कि हर रोज रात को देवजानी उससे मिलने आता है। इसके बाद औरोबिंदो ने भी और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपनी बेटी के मौत से वो इस कदर टूट चुके थे कि वो हेवी ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, और आखिरकार उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। पता है इन सब में सबसे अजीब चीज क्या थी? पार्थो ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने अपने दोनों पेट डॉग्स को भी क्रीमेट नहीं किया था। उन दोनों पेट डॉग के कंकाल को उसने उसी कमरे में रखा था जहां उसने देवजानी की डेड बॉडी को रखा था। और इसका मतलब क्या था पता है? इसका मतलब ये था कि देवजानी हर रोज अपने दोनों मरे हुए पेट डॉग्स के सामने बैठ के फास्टिंग करती थी। पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान थे कि पार्थो ये सब क्या बोले जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, ये उनको समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन यानी कि 11 जून 2015 को पार्थो के कहे मुताबिक पुलिस वालों की एक टीम दोबारा से उसी घर में पहुंचते हैं सच्चाई की जांच करने के लिए। वो इसी उम्मीद से उस घर में घुस रहे थे कि पार्थो ने पिछले रात को जो कुछ भी कहा वो झूठ निकले। एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उस दिन उस घर में घुसा था, वो बाद में एक न्यूज़पेपर में बयान देते हुए ये कहते हैं कि उस दिन उन्होंने उस घर में जो कुछ भी देखा वो किसी लिविंग नाइटमेयर से कम नहीं है। वो बताते हैं कि वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं एंड फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां पे देव फैमिली रहते थे, और एक
कॉमन स्पेस पे आके रुक जाते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग दे नोटिस कि घर काफी ज्यादा गंदा है, और फिर वो इस कॉमन स्पेस को पार करके लिविंग रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस लिविंग रूम के अंदर उनको किसी की खुसफुसाने की आवाज भी आती है। उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि औरोबिंदो देखी तो डेथ हो चुकी है, और पार्थो वो तो पिछले दिन से पुलिस स्टेशन में ही है, तो फिर ये आवाज किसकी है? पुलिस उस आवाज को ढूंढने में जुट जाती है। पूरे रूम के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलीजियस और काफी सारे मोटिवेशनल किताबें पूरी बिखरी हुई पड़ी थी। पुलिस को इस पूरे घर में एक हैवी, एक अनईजी सा फीलिंग आ रहा था, मानो कोई उन्हें नोटिस कर रहा है, और अब तक वो खुसफुसाने की आवाज पुलिस को सुनाई दे रही थी। अब काफी ज्यादा ढूंढने के बाद पुलिस वालों को लिविंग रूम के एक कॉर्नर से एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर मिलता है। ये खुसफुसाने की आवाज इसी में से आ रहा था। अब पुलिस को घर के कई सारे कोनों में से ऐसे ही म्यूजिक प्लेयर और स्पीकर्स मिले। पुलिस ने उस म्यूजिक को बंद किया और पार्थो के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। वे जैसे ही उन्होंने पार्थो के रूम के दरवाजे को खोला, पहली बार उनको तेज बदबू आने लगी। अब पुलिस धक्के मार के पार्थो के दरवाजे को पूरी तरीके से खोल देते हैं। पार्थो के रूम के दरवाजे को खोलने के बाद पुलिस को रियलाइज होता है कि पिछली रात को पार्थो ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ बिल्कुल सच है। पहली चीज जो पुलिस देखते हैं वो है कि पार्थो के जो दोनों पेट डॉग्स के स्केलेटन्स थे वो एकदम दरवाजे के सामने ऐसे रखा गया है मानो वो किसी को पहरा दे रहे। पूरे रूम के अंदर था काला घना अंधेरा, और सारे खिड़कियां मोटे मोटे बेडशीट से ढके हुए थे। पुलिस वालों ने जैसे ही अपने मुंह को घुमाया तो जो सामने देखा उससे वो हैरान हो गए। सामने 2 बेड पड़ा हुआ था, और उनमें से एक बेड पे था ब्लैंकेट से ढका हुआ एक सड़ा हुआ, गला हुआ मानव शरीर। इस मानव शरीर के सर के ऊपर कई सारे मैले टेडी बियर्स रखे हुए थे, और एक सफेद प्लास्टिक के कंटेनर में सड़ा हुआ खाना भी रखा हुआ था। सामने ये सब कुछ देख के पुलिस वालों को याद आया कि पिछले रात को पार्थो कैसे एक्सप्लेन कर रहा था कि उसकी बहन की डेड बॉडी पे पहले तो कीड़े आना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उस डेड बॉडी के ऊपर मक्खियां भिनभिनाने लगती है। पहले पहले तो पार्थो को उस बदबू से प्रॉब्लम भी होता था, लेकिन बाद में उसने खुद को ये समझाया कि ये तो उसकी बहन की खुशबू है, और फिर उसने उस बदबू को भी अपना लिया। कैसे पार्थो एक्सप्लेन कर रहा था कि वो हर दिन अपने बहन को खाना खिलाता है। ये सब सोच के पुलिस के भी रूह कांप उठे। इस केस के सामने आने के बाद पूरा देश हिल गया था। हर एक न्यूज चैनल पे बस एक ही नाम था, वो था पार्थो का। किसी को भी नहीं पता था कि इस घर के अंदर क्या चल रहा था, तो मीडिया ने काफी सारे थ्योरीज बनाना शुरू कर दिए, स्पेशली जब पुलिस के बयान और पार्थो के डायरी के कुछ पन्ने सामने आने लगे। पर्टिकुलरली पार्थो के डायरी में 2 ऐसी चीजें लिखा हुआ था जिससे मीडिया इस केस में दे फैमिली के अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप होने का दावा करता है। पार्थो अपनी डायरी में एक जगह पे लिखता है कि एक बार जब वो फैमिली वेकेशन के लिए कोलकाता के पास दीघा में गया था, तब उसकी माँ उसकी बहन को जबरदस्ती बाथरूम के अंदर ले जाती है और वहां पे जाके उसके सारे कपड़े उतार देती है। देव जानी के कई बार मना करने के बाद भी उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती।
पार्थो लिखता है कि आरती देवजानी की खूबसूरती से जलती थी। फिर पार्थो एक जगह पे ये भी लिखता है कि उसके माँ को ये शक था कि शायद पार्थो इम्पोर्टेंट था और इसी वजह से वो एक बार पार्थो को किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखना चाहती थी और इसी वजह से वो उनके घर में काम कर रहे मेड को किसी न किसी बहाने से पार्थो के रूम में भेजती रहती थी। पार्थो अपने डायरी में एक जगह पे ये भी लिखता है कि उसकी माँ यानी कि आरती दे को पार्थो और देवजानी के एक ही कमरे में रहना या फिर उनकी नजदीकियां पसंद नहीं आता था। मीडिया ने भी पार्थो को लेके कई सारे थ्योरीज निकाले। किसी ने कहा कि वो नेक्रोफिलिया का शिकार है, यानी कि वो अपने बहन की डेड बॉडी के साथ सेक्स करता था। किसी ने ये भी कहा कि शायद पार्थो कैनिबलिज्म का शिकार है, यानी कि वो इंसानी मांस खाता है। फिर किसी ने ये भी जताया कि शायद ये फैमिली काला जादू करती हो। लेकिन उस घर में आखिरकार क्या चल रहा था, ये तो बस पार्थो ही बता सकता था। पुलिस वालों ने इसके बाद पार्थो से कई बार ये पूछने की कोशिश की कि उसने ये सब क्यों किया, क्यों उसकी फैमिली इस तरीके से बिखर गया, लेकिन पार्थो ने ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जिससे कि इस केस से पर्दा हट सके। पुलिस को लगा कि शायद पार्थो की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और कोर्ट को भी ऐसा ही कुछ लगा। इसके बाद पार्थो को कोलकाता के पैवलो हॉस्पिटल में भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। इस हॉस्पिटल में पार्थो को ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स का मानना है कि पार्थो का बचपन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट एनवायरनमेंट में गुजरा था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसके लिए उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था आरती और देवजानी दे। जब आरती दे की मौत होती है तभी से पार्थो और उसकी फैमिली का बिखरना शुरू होता है। फिर जब देवजानी की भी मौत हो जाती है तब पार्थो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके आज तक इन्हीं दोनों के सहारे वो बड़ा हो रहा था और अब उसे लगने लगा कि इस पूरे दुनिया में वो बस अकेला है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। इसी डिप्रेशन के चलते वो देवजानी की डेड बॉडी को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था। पार्थो के इसी डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड ने पहले तो उसे डिप्रेशन और फिर स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ आगे धकेल दिया। देवजानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये पता चल गया कि देवजानी के शरीर में कोई भी फाउल प्ले का कोई निशान नहीं है और जब औरोबिंदो दे की डेड बॉडी पुलिस को जलती हुई बाथरूम के अंदर मिली तब बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को ये यकीन हो गया कि पार्थो और जो कुछ भी करे लेकिन उसने अपने बाप और बहन का खून नहीं किया था। अपने आखिरी दिनों में पार्थो और देवजानी काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड थे। उस दिन घर पे वो जो म्यूजिक प्लेयर पे आवाज आ रही थी वो फेमस अमेरिकन स्पिरिचुअलिस्ट जॉयस मेयर का था। पार्थो ने पुलिस से कहा था कि उसे लगता था कि घर के अंदर ऐसे म्यूजिक प्ले करने से उसकी दीदी की आत्मा फिर से वापस आ जाएगी। पुलिस ने पार्थो के ऊपर आईपीसी सेक्शन 268 यानी कि पब्लिक न्यूसेंसी एक्ट और आईपीसी सेक्शन 269 यानी कि नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज और ऐसे कई सारे केस दर्ज किया। ट्रीटमेंट के बाद पार्थो अपने साउथ कोलकाता के वार्डगंज के अपार्टमेंट पे आके रहने लगा। इसके बाद करीब 2 साल गुजर गए और फिर जिस दिन पुलिस का चार्जशीट जमा करने का दिन था उससे ठीक 2 दिन पहले पार्थो अपने फादर की ही तरह अपने पूरे शरीर पे आग लगा के खुदकुशी कर लेता है और इसी के साथ साथ 3 नंबर रॉबिन स्ट्रीट वाले घर का राज ही रह जाता है। 2015 में घटने वाली ये घटना आज भी अपने साथ कई सारे सवालों को लिए खड़ी है।
जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे औरोबिंदो दे की सुसाइड और देवजानी की मौत को एक नेचुरल डेथ बताया गया है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी इस पूरी घटना को एक फाउल प्ले की तरफ ही इशारा करते हैं। देवजानी की मौत के कई महीने बाद भी क्यों आस पड़ोस के लोग या फिर उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड तक को उसके बॉडी के डिकम्पोज होने का कोई स्मेल नहीं मिला। पार्थो इसके पीछे पुलिस को ये रीजन देते हैं कि उसके घर के दरवाजे खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी और एसी कंटिन्यू चलता था, इसी वजह से स्मेल बाहर नहीं आया। लेकिन क्या ये सच है? औरोबिंदो दे अगर चाहते तो वो जहर पी के भी मर सकते थे, तो फिर क्यों उन्होंने अपने आप को इतना दर्दनाक मौत दिया? क्या वो चाहते थे कि उनकी डेड बॉडी की धुएं को देख के लोग आए और किसी सच्चाई का पता लगाए? क्यों पार्थो अपने पिता को जलते हुए देख के भी अपने आस पड़ोस या फिर पुलिस को आवाज नहीं देता? क्या वो अपने पिता को बचाना नहीं चाहता था? क्यों पार्थो ने अपने पिता को बचाने तक की कोशिश नहीं की? पार्थो ने पुलिस से कहा कि औरोबिंदो दे को देवजानी के मौत के बारे में मार्च में ही पता चल गया था। तो फिर क्यों उनके मौत के ठीक 2 दिन पहले औरोबिंदो दे वकील के पास जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को दोनों बच्चों में समान हिस्सों में बांटने के लिए कहते हैं? दे फैमिली अपने सिक्योरिटी गार्ड को करीब 40,000 रुपए देते थे। इतना पैसा देके वो अपने आप को किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल आज भी अपने जवाब के इंतजार में है। आपको क्या लगता है? क्या पार्थो सच में गिल्टी है? क्या वो बस अपने आप को इनोसेंट दिखा रहा था? क्या उनके घर में सच में काला जादू होता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक हॉन्टेड हाउस की सीरीज लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री स्टोरी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ में रखे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी स्टोरीज की नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जानते हैं क्या करना है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries.